मोदी सरकार एज ए पीएम ये 11वां बजट था और निर्मला सीतारमन एज ए एफएम में 7वां बजट पेश किया और मोदी सरकार 3 का ये पहला बजट आज संसद में पेश किया। इसी साल पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था चुनाव से पहले, अब पूर्ण बजट पेश किया गया है। इसमें किन किन बातों का ध्यान दिया गया और इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष अलग अलग से क्या प्रतिक्रिया आई हैं वो विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं मीम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आज जो इस लोकसभा 18वीं लोकसभा का पहला बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा, जो बजट की प्रमुख बातें हैं उसमें हैं कि युवाओं को स्किल दिलाने के लिए विकास परियोजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगात दी हैं। वहीं MSME यानी लघु उद्योगों को 100 करोड़ तक के लोन के मामले में भी राहत दी है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अहम हो सकता है। खास बात यह भी है कि वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए अहम प्रोजेक्टों की घोषणा की है, जो कि दोनों की ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम साबित हो सकती हैं। ये दो राज्य वो हैं बिहार और आंध्र प्रदेश, जिनके सहयोग से केंद्र में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में जहां 15,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है, तो वहीं बिहार में 26,000 करोड़ रुपये एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान हुआ है। 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर होगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% के वार्षिक ब्याज पर सीधे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट एलोकेशन किया गया है। औद्योगिक कामगारों को डोरमेट्री आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। व्यक्तिगत आयकर दरों की बात करें तो नए टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की गई हैं। पहला, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। वहीं पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती की 15,000 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब इस तरह से बना दिए गए हैं, जिसके जो 24 और 25 के लिए इनकम टैक्स 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है और 3 से 7 लाख तक 5% पहले था ये 3 से 6 लाख के बीच, और 7 से 10 लाख में 10% पहले था ये 6 से 9 लाख पर, और 10 से 12 लाख रुपये पर पड़ेगा 15%, पहले था ये 9 से 12 लाख के बीच, और 12 से 15 लाख रुपये में 20% और पहले भी यही था। 15 लाख से अधिक पर 30% और पहले भी यही था। नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। बच्चों के लिए NPS वात्सल स्कीम लॉन्च। माता पिता कर सकें पैसा जमा। 18 साल के होने पर रेगुलर NPS अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया है। शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाले आय पर टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स, सभी वित्तीय और गैर संपत्ति परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स, सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई। ई कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई।
विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। आयकर आकलन को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख से या उससे अधिक हो। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्र का इसका विस्तार किया जा सके। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। अगले साल 4.5% से कम करने का अनुमान। बजट को विनिर्माण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई। बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। नेपाल के साथ मिलकर होगा काम। अब जो बजट के मुख्य बिंदु हैं, इन बजट में क्या कहा, वो मेन पॉइंट है। जो पहला है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी पोस्टल बैंकिंग की। दूसरा है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। एक पूर्वोदय पूर्वी राज्य के हिसाब से। तीसरा है, केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी। पांचवा है, केंद्र सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर से में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत में से एक अतिरिक्त 2 लेन का पुल बनाए जाएंगे। सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए काम पर आने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। EPFO में पंजीकृत किया जाएगा। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपया दिया जाएगा। केंद्र सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञ और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का PF अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है। सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा। बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को 10 करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिए जाएंगे। और केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कार्य के लिए ब्याज सब्सिडी का योजना बनाएगी। बता दें कि इसके अलावा इस बजट में कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, यानी ये तीनों दवाइयाँ सस्ती होंगी। सोना चांदी के कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है। बजट के बाद PM मोदी का देश के नाम संबोधन, बोले आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति। PM मोदी ने बजट में क्या कहा? PM मोदी ने मानसून सत्र में दूसरे दिन मंगलवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उनका लगातार ये 7वां बजट था और मोदी सरकार का 11वां बजट था और मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट था। बजट के बाद PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। PM ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। इस बजट में युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया पैमाना मिलेगा। यह बजट नए मेडिकल क्लास को भी ताकत देगा। यह बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों और MSMI की मदद करेगा। रोजगार और स्वरोजगार के भी काफ़ी सारे अवसर बने हैं। यह हमारी सरकार की पहचान रही है। PM मोदी ने आगे कहा कि दुनिया में PLI स्कीम की कामयाबी देखी है। इसमें सरकार ने इंटेंसिव स्कीम
का ऐलान किया है, जिससे देश में करोड़ों रोजगार बढ़ेंगे। जिसमें पहली नौकरी पाने वाले युवा को पहले तनख्वाह हमारी सरकार देगी। इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान बेटी देश में टॉप कंपनी में काम करेंगी। देश को इंडस्ट्री हब बनाएंगे, ये कहा मोदी जी ने। प्रधानमंत्री के अनुसार हमें हर शहर, हर गांव, हर घर इंटरप्रेन्योर बनाने हैं। हमारी सरकार ने बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपया कर दिया है। इससे पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। हम मिलकर देश को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। देश का MSMI सेक्टर देश का केंद्र बना है। देश का केंद्र बना है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत हमारी जरूरी कदम है। इस बजट में उनके लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने का इंतजाम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है और TDS नियमों को भी आसान बना दिया गया है। हम हाईवे और बिजली प्रोजेक्ट्स के निर्माण के जरिए पूर्वी क्षेत्रों में विकास को गति दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि मिडिल और गरीब क्षेत्रों को टैक्स से राहत मिलती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्स पेयर्स को ज़्यादा सेविंग होने वाली। बजट 2024 पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोले अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने की कोशिश। अब ये तो इसमें लग ही रहा है कि विशेष फोकस किया गया है बिहार और आंध्र प्रदेश पर, बाकी राज्यों का कोई जिक्र नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बजट 2024 को कृषि बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये संभवतः अडानी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के बजट को कॉपी एंड पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया। पीएम मोदी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि बंगाल को बजट में पूरी तरह वंचित रखा गया है, गरीब लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जनविरोधी है। TMC ने कहा कि बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है और यह भारत के लिए नहीं बल्कि NDA के लिए पेश किया गया बजट है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने यह दावा भी किया कि यह कृषि बचाओ बजट है। उन्होंने कहा इस बजट का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की स्थिति को बचाना है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बजट है, भारत के लिए नहीं। आपकी इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।